अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आर्टिकल 63(a) की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो आ गया है और ज़ाहिर है कि जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि मुनहरिफ रुकन का वोट जो है वो शुमार नहीं होगा, और अगर मुनहरिफ अरकान जो है उनके लिए आपने कोई सज़ा करनी है तो उसके लिए पार्लियामेंट जो है उसको कानून साजी करनी होगी। बुनियादी तौर पर ये भेजा रेफरेंस इसलिए गया था कि ये सवाल पूछा जा सके कि ये जो डी सीट होने वाला मामला है उसकी सज़ा का तयन जो है वो किस तरीके से होना है। और इमरान खान बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जनाब इनका जो है सिलसिला ताहयात नहली होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ज़ाहिर है कि वो नतीजा तो हासिल नहीं हो पाया जो वो चाहते थे और जो उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन ये बात कि ये पार्लियामेंट जो है उसको इख्तियार है कानून साजी का, अदालत ने वो चीज़ जो है उससे गुरेज किया है उस जुरिस्डिक्शन में जाने से। लेकिन ये जो फ़ैसला आया है इसके भी असरात हैं, और ये असरात जो हैं वो यकीनन देखने होंगे। और ज़ाहिर है कि इस तफसीली फ़ैसला आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको पता चलेगा कि किस नौइयत और किस पास मंज़र में कही गई हैं। लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें एक ये इज़ाफ़ी बहरान जो है अब शामिल होने जा रहा है, और देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलेगा। सूरत हाल जो है ये पंजाब पाकिस्तान का चूँकि सबसे बड़ा सूबा है और उसको भी इफ़ेक्ट कर रही है, मरकज़ में भी इफ़ेक्ट कर रही है, और ज़ाहिर है कि एक बेयकीनी की ये जो कैफियत है ये पूरे जो अमूर मुमलिकत हैं उसके ऊपर हावी हो रही है। क्या इसका कोई इलाज है, कोई इसका तरीक़ाकार है? किस तरीके से ये मामलात जो हैं ये सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकते हैं? ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, पाकिस्तान के सदर भी रहे, चेयरमैन सेनेट भी रहे, मुमताज़ माहिर कानून हैं। वसीम सज्जाद साहब, ये जो आइनी बहरान है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखी होंगी, ये इस तरह अमूरे मुमलिकत की अंजाम दही में ये कंटिन्यू रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता जी। आपने सही निशानदेही की है कि इस वक्त आइनी बहरान भी है, खुसूसन पंजाब में, और मैं कहूँगा कि वफाक में भी। दूसरा मुआशी बहरान है और तीसरा इंतज़ामी बहरान है। और आम हालात में तो अगर इन बहरानों के हल में कुछ वक्त लग जाता तो शायद हम नज़रअंदाज कर देते। लेकिन हमारी माशी सूरत हाल ऐसी है कि एक एक दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है, और जितने दिन गुज़रते जा रहे हैं हमारी तकालीफ, हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका जो पंजाब की सूरत हाल है उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त गवर्नर साहब जो हैं उनको वफाक ने तो फ़ारिग कर दिया है, लेकिन आइनी तौर पे अभी तक वो फ़ारिग नहीं हुए, क्योंकि गवर्नर को हटाने के लिए भी दस्तखत चाहिए होते हैं सदर के। और अगर वो नए गवर्नर के लिए कागजात भेजेंगे तो उसमें सदर पहले तो ये एतराज़ करेंगे कि जी मैंने तो पहले गवर्नर को अभी हटाया नहीं है, तो ये वैकेंसी नहीं है। नहीं वसीम सज्जाद साहब, देखें सवाल तो ये पैदा होता है ना कि गवर्नर चौधरी सरवर जो थे उनको बुलाया गया, उनको बिठाया गया, वो इस्तीफ़ा जो है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो शर्त वफ़ादारी जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा खान साहब के नाम लिख दिया, उन्होंने उसकी तस्दीक की और उसके बाद उसी के ऊपर उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया गया। अगर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ते और मुंतखब होने की पोजीशन में होते तो वो इस्तीफ़ा बिल्कुल कानूनी आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक था, वैसा नहीं हुआ तो गैर आइनी हो गया। ये कैसे? नहीं, मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। वो तो जो हो गया वो हो गया, और उसका हल हाई कोर्ट लाहौर ने निकाल दिया है कि उन्होंने एक हुक्म जारी कर दिया है कि जी वज़ीर आला को हलफ दे दिया जाए। तो वज़ीर आला तो आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में वो फ़िलहाल मसला कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर रहा। असल जो मसला है वो ये है कि काबीना की हलफ बर्दारी नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही कि जो गवर्नर इस वक्त बैठे हैं चीमा साहब, वो हलफ नहीं देंगे।
नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अच्छा, वसीम सजाद साहब, ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A के हवाले से जो है वो फ़ैसला आ गया है। अब ये जो फ़ैसला है कि मुनहरिफ रुकन का वोट कास्ट नहीं हो सकता, ज़ाहिर है कि आर्टिकल 63 का मकसद जो है वो इनराफ को रोकना है। मतलब क्या अब सुप्रीम कोर्ट इससे क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इससे क्या? जो 63A की जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है, उसके मुताबिक तो ये था कि अगर कोई शख्स पार्टी से रिज़ाइन कर देता है जो कि पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुआ है और या किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेता है, या वो वज़ीर आज़म की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में पार्टी मैंडेट से इन्हिराफ करते हुए वोट करता है, तो उसको पार्टी का जो लीडर है वो इसको डिफेक्टर डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अभी उसकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं हुई, जो मैं ज़ुबान है उसकी। उसके बाद ये मामला जाता है इलेक्शन। वो अब रेफरेंस का जो चौथा सवाल है वो सदर साहब को वापस भेज दिया। इसका मतलब है कि जो इमरान खान साहब जो चाह रहे थे वो तो इसमें से हासिल। जी, मेरे ख्याल में उन्होंने ये सोचा होगा कि ये सवाल इन हालात में बनता नहीं है, और जब ये मामला आएगा, कोई इतराज़ उठाएगा, इलेक्शन होगी, तो उस वक्त देखा जाएगा। क्योंकि ये एक स्पेकुलेटिव सी चीज़ थी कि जी अगर कोई शख्स इनराफ करता है तो क्या वो सारी उम्र के लिए नाअहल हो जाएगा या उसी इलेक्शन के लिए होगा। जो 63A की लैंग्वेज है उस पर लफ्ज़ लिखा हुआ है कि वो डी सीट हो जाएगा, यानी उस इलेक्शन से जिस पार्लियामेंट का मेंबर है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तफसील पढ़ के बेहतर समझ सकेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या असर होगा। अब निसार खोड़ो साहब, ये जो फ़ैसला है इससे तो ये दिखाई देता है कि अगर सज़ा का तयन नहीं है तो मुनहरिफ अरकान जो हैं वो नाअहली से बच गए, क्योंकि चौथा सवाल तो नहीं जवाब दिया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ैसला भी जो है वो इत्तफ़ाक़ राय से नहीं है, दो जजों ने इख्तलाफी नोट लिखा है। देखिए सर, मैं समझता हूँ रेफरेंस जो भेजा गया था वो अंडर प्रेशर भेजा गया था। जिन्होंने रेफरेंस तैयार किया था वहां भेजने के, उनको भी कानून पढ़ना चाहिए 63A का। देखिए, पार्टी से इख्तलाफ रखना और चीज है, पार्टी के खिलाफ वोट देना और चीज है। लेकिन यहाँ तो दोनों सवाल इस तरह से आते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वोट दिया ही नहीं था। हाँ, उन्होंने इख्तलाफ जरूर कहा था कि हमें पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ है, लेकिन उन्होंने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। इस फ्लो क्रॉसिंग में ये 2-3 जगहों पे है कि जी आप लाजमन यूं करें, जैसे बजट के पास होने के वक्त आप अपनी पार्टी के मुताबिक वोट करें, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे। लेकिन यहाँ का एक्चुअली सवाल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। अब नो कॉन्फिडेंस में तो ये इस्तेमाल ही नहीं किए गए, उन्होंने खुद अपना वोट इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो उन्होंने प्रेशर डालने के लिए जरूर डाला था, ये रेफरेंस जरूर किया था, लेकिन तुक नहीं बनती थी, इसलिए मैं समझता हूँ वापस कर दिया गया था। अगर मैं पार्टी का मुखालिफ बनता हूँ, मैं पार्टी से रिजाइन अगर करता हूँ तो ठीक है, मुझे पार्टी रेफरेंस भेजेगी कि ये रिजाइन कर चुका है, ये डिफेक्टर है या अभी हमारे साथ नहीं है, इसको इलेक्शन कमीशन डी सीट करे। इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को भी ये अख्तियार नहीं है, वो इसका केस वैसे भी इलेक्शन कमीशन के पास जाता है जहाँ से वो मैं इस तरह आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, वसीम सजाद साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है पार्लियामेंट उनको मतलब आपने कानून साजी करनी है तो इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, और ये भी अदालत कह रही है कि आर्टिकल 63A जो है वो एक मुकम्मल शिक है।
तो इसका मतलब ये है कि अदालत ने उस चीज़ में जो है वो मुदाखलत करने का जो है वो नहीं सोचा है। देखिए जी, मैंने चूँकि फ़ैसला पढ़ा नहीं हुआ इसलिए कहना मुश्किल है कि उसका क्या मतलब निकलता है, लेकिन अगर ये अल्फाज हैं सुप्रीम कोर्ट के कि आर्टिकल 63A एक मुकम्मल शिक है, तो फिर उस मुकम्मल शिक के जो अल्फाज हैं वो तो ये हैं कि जब एक पार्टी लीडर किसी मेंबर के बारे में ये ऐलान करता है या डिक्लेरेशन देता है कि ये इनहराफ कर गया है, तो उसकी मेंबरशिप उसके तहत ख़त्म नहीं होती। उसके बाद मामला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन उसकी बुनियाद पे, जो कि पार्टी लीडर ने कागजात भेजे हैं, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन फैसला करता है कि इसने सीट अपनी खो दी है या सीट बरकरार है। फिर वो सीट उसकी ख़त्म हो जाती है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को वो अपील कर सकता है। तो लिहाजा उसकी जो सीट, नहीं, ये जो तासुर था कि वोट करने से मुनहरिफ अरकान को जो है अगर पता चल गया है कि ये वोट देने जा रहे हैं और उनका वोट जो है वो काउंट ना हो और उनको जो है वो डी सीट किया जाए या उसके ऊपर एक बड़ी सख्त सज़ा जो है उसका तयन किया जाए, इससे तो ये लगता है कि वो मकासद पूरे नहीं हुए। देखिए जी, जैसे मैंने कहा ना, जब तक वो आदमी फैसला न पढ़े तो ज़रा सही समझ नहीं आती, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में उसकी रूह ये है कि प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत निकाला जा सकता है, उसकी रूह है। और अगर मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर अपना ओहदे से फारिग हो जाता है। अगर हम ऐसी शिकें ले आएँ जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर को हम निकाल ना सकें बावजूद इसके कि उसकी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई है, तो फिर एक डिक्टेटरशिप में और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये भी मुनासिब नहीं होगा कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप जो है वो मुल्क में कायम हो जाए। दूसरा ये है कि जो 63A की अल्फाज हैं उसका तो मैंने आपसे जो अर्ज़ किया था कि वो तो ये है कि भी एक प्रोसीजर है जिसके तहत उसकी सीट खाली हो जाती है और वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो नाअहली 5 साल के लिए या 20 साल के लिए या कितने साल के लिए, लफ्ज़ लिखा हुआ है कि वो डी सीट हो जाएगा। तो अगर पार्लिमानी जो रवायात हैं या इस किस्म के मामलात में जो तरीक़ाकार है वो तो ये है कि चूँकि वो एक पार्टी टिकट पे आया था, उसकी सीट ख़त्म हो गई है, अब दोबारा इलेक्शन लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े या किसी और टिकट पे लड़े, अगर अवाम वापस उसको भेजते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें निसार खोड़ो साहब फिर ये लिया जाए कि जो इमरान खान साहब की सोच थी, सुप्रीम कोर्ट ने उससे इत्तफाक नहीं किया और अब फिर खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बरसेंगे। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को ये पता था कि ये नहीं चलेगी बात। मैंने पहले ही कहा था कि अंडर प्रेशर रेफरेंस तैयार किएगा। तो फर्ज करें आप, हुकूमत का मतलब है कि वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी में है और कोई कोalition भी नहीं है, वो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी है, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी। लेकिन उसकी कारकर्दगी से बहुत से लोग नाला होकर अगर अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं और वोट कास्ट भी करते हैं तो उनका वोट तो काउंट होगा। डिफेक्शन का खिलाफ बाद में लगेगा। ये डिफेक्शन के लिए बड़ा तरीका है, शोकाज नोटिस भेजना, उसका जवाब आना, फिर रेफरेंस बनाना, स्पीकर को भेजना, स्पीकर ने आगे फिर इलेक्शन कमीशन को भेजना, फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करे और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी। लेकिन निसार खोड़ो साहब, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ये भी तो कह रही है ना, मुनहरिफ रुकन जो है उसका वोट कास्ट नहीं हो सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को असेंबली में जाकर वोट देने से मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा है और मैं समझता हूं अब भी उन्होंने ये कहा हो गया कि वो वोट दे सकते हैं और अगेंस्ट। उनके कॉन्सिक्वेंसेस बाद के आएंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस बाद देख लेंगे कि वो डी सीट हो जाते हैं या नहीं होते या जो कुछ भी होता है। इसके लिए भी लंबा प्रोसीजर, स्पीकर के बाद इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट। अब नहीं तो मैं वसीम सजाद साहब की बात से बिल्कुल एग्री हूं कि फिर तो डिक्टेटरशिप हो गई ना। अगर सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हुकूमत हो, अपोजिशन अपनी जगह पे हो, लेकिन अगर उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है तो उनके मेंबरान तो कैद हो गए।
ये तो स्पिरिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ये स्पिरिट नहीं है। अब अगर असेंबली में बैठकर उनके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं गवर्नमेंट बेंचेस पर, वो उठ के अगर हुकूमत पे तनकीद करें तो ये जमहूरी हक है, ये जमहूरी हक है। सिर्फ वोट देने की बात पे जाके तो मुखालफत करना, मैं समझता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से खड़े होकर मुखालफत करना भी जुर्म नहीं है, डीसीट नहीं है। अच्छा, अब इसमें वसीम सज्जाद साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, जो मकासद थे या जो नताइज अक्स किए जाने थे या जिस वजह से ये रेफरेंस भेजा गया था, बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उस 63A के पैरामीटर्स में ही रहते हुए उसको बादियो नज़र में एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर फर्दर आपने कुछ करना है तो उनका ये पार्लियामेंट का काम है, आप कानून साजी कर लें। ये सही बात है जी कि देखें ना, अगर मकसद ये है या चाह रहा है पार्लियामेंट कि एक शख्स जो पार्टी के ख़िलाफ़ वोट करता है उन हालात में जिसका तज़किरा 63 में आ गया है, और आप चाहते हैं कि उसको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो फिर आइन में तरमीम कर लें। लेकिन दिक्कत यह है कि आइन में तरमीम करने के लिए एक तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो कि किसी के पास नहीं है, और हो सकता है कि कुछ पार्टीज इसके हक में ना हो कि हम ये करें। जिससे मैंने अर्ज़ किया जी कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी तो रूह यही है कि वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है, चीफ मिनिस्टर को भी निकाला जा सकता है। नहीं, लेकिन वसीम सज्जाद साहब सवाल ये पैदा होता है, निकाला जा सकता है तो अगर हुकूमती बेंचों से लोगों को तोड़ना है तो क्या उस सूरत में भी निकालना जायज़ है? देखिए जी, मतलब इस सवाल का जवाब तो देखिए जी, ये फिर हम मुख्तलिफ बहस में पड़ जाएंगे। एक तो ये है ना कि तोड़ा किसी ने, यानी मुखालिफ ने उनको तोड़ा है, कोई तरगीबात दी हैं। दूसरा ये है कि वो पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, वो समझता है कि ये जो लीडर है ये हमारे तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा, और वो ये रिस्क लेने को तैयार है कि मैंने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है चाहे मेरी सीट चली जाए। तो ये एक सियासी उसका फ़ैसला होगा। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, और आज तक इंग्लिस्तान में कोई डिफेक्शन का कानून नहीं है, और वहाँ पे भी लोग पार्टी बदलते हैं, कम होती है लेकिन बदलते हैं, और जब बदलते हैं तो उसका फिर जो जज होता है वो अवाम होती है। एक पार्टी बदल के वो जब दोबारा जाता है अपने इलेक्शन के लिए तो पार्टी जो अवाम में अगर नाखुश हैं तो उसको निकाल देते हैं। और हुआ है इस तरह कि किसी ने पार्टी बदली या पार्टी के ख़िलाफ़ कोई वोट दिया, तो जब वो दोबारा गया इलेक्शन के लिए तो अवाम ने उसके रद्द-ए-अमल में उसको इलेक्शन में हरा दिया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ये सियासी अमल होते हैं। तो बहरहाल हमारे मुल्क में चूँकि ये एक ज़्यादा कसरत से होने लग गया था, तो हमारे मुल्क में ये डिफेक्शन का कानून बनाया गया है। हिंदुस्तान में भी ये एक मसला था, वहाँ पे भी ये डिफेक्शन का कानून बनाया गया है, जो उसकी नौइयत थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन मकसद यही था कि भी जो डिफेक्ट करता है उसको ये सज़ा दी जाए कि उसको उसकी सीट ख़त्म हो जाए, और वो अगर दोबारा आना चाहता है तो आ जाए। ठीक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब इसमें निसार खोड़ो साहब, असल मसला तो पंजाब का है, यहाँ पे तो नहीं, कुछ वफाक के अंदर तो वो सूरत हाल नहीं है। अब पंजाब में इस फैसले के आने के बाद एक अफरा तफरी सी मच गई है, तो ये क्या ये पंजाब की हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? सर, थोड़ी सी इसमें सूरत हाल को भी वाज़ेह होना है। आपसे माजरत के साथ एक थोड़ा सा आपने कुछ कह दिया कि जी अगर उनको तोड़ा जाए, मैं समझता हूँ मेंबरान खुद भी टूट सकते हैं। मेंबरान अपनी पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ सोचकर अपना ग्रुप बना सकते हैं। अगर ग्रुप 50% से ज्यादा हो तो उनकी अलग से पार्टी डिक्लेयर। निसार खोड़ो साहब, अगर आप इस चीज को क्या बना सकते हैं तो क्या फिर आप उस जख्म को भूल गए हैं जो मुशर्रफ ने पैट्रियट की सूरत में आपको लगाया था? सर जी, मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं भूल जाऊं। तो फिर आप दलील तो यही दे रहे हैं ना? नहीं, किया था।
कि 50% से अगर ज्यादा हो जाए मुखालफत अपने पार्टी के अंदर तो उनको अलग से ग्रुप डिक्लेयर करने का हक है, जैसे जहांगीर तरीन ने किया। मैं ये बात कर रहा था। नहीं, लेकिन वो ग्रुप मैं आपकी बात को समझ रहा हूं कि ये बात जो सियासत में प्रैक्टिस हो रही है, इसमें आप इसको इस तरह से रंग दे रहे हो कि किसी ने तोड़ा। कोई खुद भी तो टूट सकता है, कोई खुद भी तो सोच सकता है कि मैं पार्टी से मुखालफत कर सकता हूं। निसार खोड़ो साहब, अब यहाँ मुनहरिफ रुकन की सीट तो खाली तस्वुर होगी जो चीज़ सामने है। अब पंजाब में तो जाहिर है वो मुनहरिफ अरकान की वजह से ही हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला बने हैं ना। उसके कुछ अलग से ग्रुप भी है शायद, मैंने समझता हूँ कोई आज़ाद ग्रुप भी है जो हमजा शरीफ के हिमायती थे। जाहिर है क्यू लीग ने तो हिमायत वापस ले ली, हो सकता है उनके लोगों ने, कुछ और लोगों ने वोट कर दिया और हमजा शहबाज को। ये मुझे अंदाजा नहीं है कि कुल कितने मुनहरिफीन थे जिन्होंने वोट इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो इमरान खान साहब हैं वो तो उस इलेक्शन को इलेक्शन मानते ही नहीं है, तो उन्होंने तो मतलब एग्जोनरेट कर दिया शहबाज शरीफ हमजा शरीफ को। अब वसीम सजाद साहब पंजाब मेरे ख्याल में आपका सही तजिया है कि अगर फैसला यही है जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुनहरिफ अरकान के वोट को गिना नहीं जा सकता, तो फिर पंजाब में मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है वो और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं वो तो इन्हीं जो मुनहरिफ अरकान है उनकी वजह से हुई हैं। यानी फेडरल गवर्नमेंट में तो एलाइज छोड़ गए थे और कोई मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाला। यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन पंजाब में जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं उनको तो 25-26 मेरा ख्याल है जो अरकान थे उन्होंने वोट डाला है। तो लिहाजा ये मेरे ख्याल में एक नया मसला शुरू हो जाएगा कि अब क्या किया जाए, और हो सकता है कि इस मामले में इस फैसले के बाद या कोई अदालत में चला जाए या खुद ब खुद असम्बली इसको टेक अप कर ले कि जी इस वक्त सूरत हाल जो है उसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर ये नहीं है, दोबारा वोटिंग कराई जाए। बहरहाल मुझे लगता है कि मामला फिर क्या कोई इस तरह का है कि अगर वो जो 186 का फिगर है वो हतमी है, या ये कि जो अगर ये मुनहरिफ अरकान जो हैं ये खाली तस्वुर किया जाता है तो उसके बाद जो तादाद रह जाएगी उसमें जो अक्सरियत वाला होगा वो बन सकता है, कोई इस तरह की? लेकिन ना जो जिन लोगों ने वोट किया है वज़ीर आला के लिए उनके नाम तो रिकॉर्डेड है ना, सबको पता है। वो तो वहाँ पे एक लिस्ट होगी जिसमें नाम लिखे होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन होती है ये डिवीजन के तहत होती है, यानी सारे जो अरकान उधर तो ऐसा खड़मास मचा हुआ था कि वो अब वो कह रहे हैं 197 थे उनके वोट्स, और जाहिर है कि अब ये एक नई सूरत हाल जो है ये पैदा हो गई है। लेकिन अब इस नई सूरत हाल के तहत ये है कि उनके नाम लिखे होंगे, रिकॉर्ड होगा असेंबली का कि किन लोगों ने वोट दिया है चीफ मिनिस्टर साहब को। तो अब इस फैसले के बाद अगर उन लोगों का नाम उसमें से खारिज कर दिया जाए तो फिर ये देखना होगा कि अब भी उनकी अक्सरियत है, अगर नहीं है तो फिर आईनी तौर पे वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अब निसार खोड़ो साहब, ये जो जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने के हक़ में नहीं थी, अब ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है तो ये तो सियासी बहरान जो है वो मज़ीद शदीद हो जाएगा। सर, बहरान पैदा करने वाले जो कर रहे हैं वो आपको शायद अंदाजा नहीं, आज पाकिस्तान में किसी भी सूबे में कोई गवर्नर मुकर्रर नहीं। क्या ये बहरानी सूरत हाल नहीं है? क्या ये सूरत हाल बहरानी नहीं है कि जी असेंबलियों से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और वो तनख्वाह भी ले रहे हैं? क्या ये बहरान की शक्ल नहीं है? रही बात हमजा शरीफ की इलेक्शंस की और उसके वज़ीर आला मुंतखब होने की, मैं महसूस करता हूं कि अगर उनके पास लिस्ट थी, मुझे नहीं मालूम कि वो डिवीजन के तौर पर ये इलेक्शन हुआ था या बाकायदा वोट कास्ट हुआ था सीक्रेट बैलेट के तौर पर, ये मुझे उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये सवाल उठेगा जरूर, जिसको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा।
अब इसका मतलब ये नहीं निसार खोड़े साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जो तहरीक अदम एतमाद ला रहे थे, तो आप लोगों ने इनमें से किसी अवामिल पर गौर नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था, और आप आके एक दलदल में फंस गए? सर नहीं, मैं कोई दलदल में नहीं फंसा। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सोच समझ के दाखिल किया था, जिसकी बहुत पहले से हम वार्निंग दे रहे थे कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर सदर साहब को अलग बर्दारी से इधर उधर जाने की क्या जरूरत थी? बुरहान मैंने पैदा नहीं किया, बुरहान सदर है रियासत का, पीटीआई का नहीं है। यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है। नहीं निसार खोड़ो साहब, तहरीक आप पाकिस्तान इमरान खान साहब को देख रहे थे, तहरीक इंसाफ से डील कर रहे थे, अपोजिशन के अंदर आपको नज़र आ रहा था कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, कि क्या हो सकता है। ये तो ऐसे लगता है कि बस कुछ अजीब सी कोई जल्दबाजी का फैसला है जिसके नतीजे में ये हुआ है। माफ कीजिएगा सर, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की थी। हमने पूरी तरह से डेमोक्रेटिक अंदाज अख्तियार किया, हमने इंतजार किया, हमने वोट किया, हमने नतीजा हासिल किया। उसके बाद इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, सदर साहब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बीमारी का बहाना बना के वो चले गए। और ये एक्सेप्टेंस जो है वो पीटीआई की वजह से, कि पीटीआई अपनी हुकूमत जाते हुए कहती है इससे तो बेहतर है कि इस मुल्क पर एटम बम गिराया जाए। मैं तो हैरान हूं इमरान खान की स्टेटमेंट पर कि भाई तुम्हारी हुकूमत गई है, फिर आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। पहले तुम कौन सा हुकूमत में रहे थे और हर वक्त की कोई वरासत तो है नहीं किसी की। तो फिर ये बात करना नॉन एक्सेप्टेंस का एक आला मिसाल है कि जी इससे तो बेहतर है एटम बम गिराया जाए। और ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, साबिक प्राइम मिनिस्टर सही। अब वसीम सज्जाद साहब, ये जो मामला है ये तो ऐसे लग रहा है कि या तो अब आपको ना चाहते हुए भी अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, मेरा ख्याल दलदल में एक बंद गली में दाखिल हो। देखिए जी, तो इसका असर यकीनन पंजाब पे पड़ेगा, और हो सकता है कि अगर इसका इतलाक, इसका जो असर है ये है कि मुनरिफ अरकान के वोट गिने नहीं जाएंगे, तो फिर पंजाब में हुकूमत बदलेगी। और अगर पंजाब में हुकूमत कोई और होती है और फेडरल गवर्नमेंट में कोई और होती है तो यकीनन फिर हम नई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, यकीनन। उसमें फिर एक और मसला आएगा, वो ये है कि अगर फेडरेशन में तहलील कर दी जाती है और पंजाब में वो कहते हैं कि हम तहलील नहीं करते, फिर भी एक मसला बनेगा। और ये है कि जो सूबे हैं, मसलन सिंध, वो कहते हैं जी हम नहीं तहलील करना चाहते, तो उनको हम कैसे ज़बरदस्ती करवाएंगे। सूबा जो पख्तूनख्वा है वहाँ पे भी मर्जी है वहाँ के चीफ मिनिस्टर की कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। मतलब इमरान खान की जो सोच है वो तो अपनी मर्जी की हर चीज़, अपनी ख्वाहिश की हर चीज़ चाहते हैं। तो ये तो एक ऐसा खड़बस मच गया है, इसका कोई सिरा कहीं से दिखाई देता है कि यार इसका कोई सिरा है? मेरा ख्याल है जी ये दोबारा अदालतों में जाएंगे मामले। सिरा तो आम तौर पे पार्लियामेंट होती है, लेकिन पार्लियामेंट में इतनी डिविजन्स हैं, एक दुश्मनी की कैफियत है कि कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। लिहाजा मुझे लगता है कि ये मामलात जाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और अदालतों के कंधों पे ये सारी जिम्मेदारी डाली जाएगी कि ये आप फैसला करें, या अक्लमंदी करें तो बैठ के तहलील कर दें असेंबलियों के और कहेंगे ये ठीक है अब हम सब इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन को चले जाएं। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।